Hello everyone, welcome to the Vedanta Education. This is class 11 Science English medium, and we were having the first unit which is basic chemistry, and today we are just forwarding with the new chapter, new topics. In the prior class we have through with the different kind of the matter, their classifications, their chemical and physical classifications, properties and all. And in the today's class we are going to take a new topic which is SI unit system. SI unit system, ठीक है। ये होता क्या है, SI यूनिट सिस्टम होता क्या है, आप लोग जानते होंगे, आप लोगों ने 10th तक भी पढ़ा होगा, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। बच्चों होता क्या है और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। देखो वैसे तो यूनिट्स के वैसे काफ़ी सारे सिस्टम्स हुआ करते थे, मैट्रिक्स सिस्टम हुआ करता था। हम बात करें कि हमारे चारों तरफ जनरली पहले के टाइम पे जो किसी भी चीज़ को वेट करते थे तो अलग अलग चीज़ों से उसका मेज़रमेंट करते थे, धड़ा बोलते थे, मतलब उसको मेज़र करने के अपने अपने तरीके होते हैं, ठीक है। और ये सब क्या होते हैं, रीजनल तरीके होते हैं, मतलब हर रीजन का अपना अपना तरीका होता है उसको मेज़र करने का और उसको बोलने का। लेकिन जब अपन साइंस की बात करते हैं तो हमें एक यूनिवर्सल फॉर्मेट की ज़रूरत पड़ती है। क्यों पड़ती है बच्चों, क्योंकि आप खुद फील कर सकते हैं कि हमारे यहाँ पे डाइवर्सिटी होती है। आप 5, 10, 15, 20 किलोमीटर अगर कहीं जाते हैं तो किसी भी चीज़ का नाम बदल जाता है। किसी चीज़ को हम कुछ और बोलते हैं, दूसरे कुछ और बोलते हैं, हम मेजरमेंट का तरीका हमारा कुछ और होता है, सामने वाले का कुछ और होता है। बट इन द साइंस इट कुड नॉट बी ओके, इट कुड नॉट बी जस्टिफाइड, क्योंकि साइंस में हमने कोई डिस्कवरी की और हम उसको यूनिवर्स वर्ल्ड के सामने रखेंगे तो हमारे टर्म्स में या हमारी यूनिट सिस्टम में रखेंगे तो सही नहीं है ना, तो वो समझ नहीं पाएंगे। इसलिए क्या होता है, सबका एक यूनिक एक स्टैंडर्ड यूनिट सिस्टम होता है, सब लोग वही यूज़ करते हैं, साइंटिस्ट वगैरह। इसलिए वो क्या होता है, एक कंपैटिबल टू अंडरस्टैंड होता है। वो क्या है हमारा, द इंटरनेशनल सिस्टम्स ऑफ यूनिट या यूनिट सिस्टम। इसको जो आपका IUPAC वगैरह होते हैं वो मैनेज करते हैं फॉर द केमिस्ट्री। तो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स इसकी फुल फॉर्म होती है। इसमें क्या है, 7 बेसिक यूनिट्स होती है। इट कंटेन्स 7 बेसिक यूनिट्स। क्या होती है इसमें, 7 बेसिक यूनिट्स होती हैं मेजरमेंट की। और अगर इन 7 के अलावा भी कोई यूनिट की हमें आवश्यकता पड़ती है देन दैट विल बी डेराइव्ड फ्रॉम दीज 7 बेसिक यूनिट्स। वो इन 7 बेसिक यूनिट से डेराइव किया जा सकता है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, उन 7 बेसिक यूनिट्स के बारे में बात करेंगे। क्वांटिटी की जो फिजिकल क्वांटिटी है उसकी हम बात करेंगे, उनके सिंबल, उनके यूनिट और उन सब चीज़ों की हम बात करेंगे। और फिर आगे चल के कुछ एक ऐसे सिस्टम्स या ऐसे यूनिट्स की बात करेंगे जो बेसिक यूनिट से डेराइव होती हैं, ठीक है। देखो द बेसिक क्वांटिटी, ठीक है, इसका सिंबल क्या होगा, ठीक है, इसका यूनिट क्या होगा और यूनिट का सिंबल क्या होगा, ओके। ये चीज़ें अपने को इसमें देखनी है। और जो बेसिक यूनिट की हम बात कर रहे थे वो क्या है, बेसिक फिजिकल क्वांटिटी है, द बेसिक फिजिकल क्वांटिटी। ओके बच्चों, क्लियर है। देखो सबसे पहले हम 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज़ की बात करेंगे, जिसमें पहला क्या है, हम बात कर लेते हैं लेंथ की, ठीक है ना। लेंथ होती क्या है, ये चीज़ की हम बात करेंगे बच्चों। बहुत ही सिंपल तरीके से देखना, लेंथ आप जानते हैं, लंबाई लेंथ होती है। अच्छा, लेंथ का आप सिंबल की बात करोगे तो क्या हो सकता है, लेंथ क्या है, L इज द लेंथ, क्योंकि हम यहाँ पे क्या है, इसके जो स्टार्टिंग लेटर्स हैं उनसे ही इसके सिंबल को जनरेट करते हैं। सो दिस इज L।
और यूनिट की आप इसमें अगर बात करते हैं यूनिट, तो यूनिट जो है इस क्वांटिटी की लेंथ को किस में मेज़र करते हैं, वो इसकी क्या होगी, यूनिट होगी। तो लेंथ को किस में मेज़र करते हैं, मीटर में मेज़र करते हैं बच्चों। किस में मेज़र करते हैं, मीटर में। और इस यूनिट की, मीटर जो हमारे पास यूनिट है, इसका हमारा सिंबल क्या होगा, मीटर का होगा एम। समझ में आ रही क्या? मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ वो क्या चीज़ है, वो है फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास क्या है, लेंथ। मतलब हम काफ़ी सारी चीज़ों की लेंथ मेज़र करते हैं, तो लेंथ का सिंबल क्या है, वो है एल। और इस लेंथ की यूनिट क्या है, ऐसा यूनिट मीटर। मतलब लेंथ अगर किसी वायर की लेनी है तो हमें मीटर में ली जाती है जनरली, क्योंकि ये सभी लोग, साइंटिस्ट सभी लोग मीटर में ही लेंगे। और मीटर का सिंबल क्या है, एम। ठीक है। अच्छा, 7 बेसिक यूनिट्स के अंदर इसके बाद में क्या आता है, मास। सेकंड देखिए, मास है ना, मास। अच्छा, मास अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो हम आगे चल के इसमें फिर से इसको देखेंगे कि ये क्या चीज़ होती है। तो देखो, मास जो है, मास हमारे पास क्या है, दूसरी बेसिक फिजिकल क्वांटिटी है। एम फॉर मास, ये लीजिए, इसका मास हो क्या है, जो इसकी क्वांटिटी है, जो फिजिकल क्वांटिटी है, इसकी हमने सिंबल लिया है केवल एम। अच्छा, मास को हम किससे मेजर करते हैं, दैट इज किलोग्राम। ठीक है, मतलब इसकी जो यूनिट है वो क्या है, किलोग्राम। ठीक है ना। और इसका सिंबल क्या होगा, केजी। यही होता है क्या, है ना, किलोग्राम केजी, यही होता है ना मास का। इसके बाद में आप बात करेंगे टाइम की। नेक्स्ट देखो हमारे पास टाइम का देखो, यहां से ये जो टी है ना, इसके अंदर थोड़ा सा आप ध्यान रखना कि ये स्मॉल टी इसमें लेना होता है। ठीक है, तो टाइम क्या हो गया, टी, इसका सिंबल। और इसकी यूनिट टाइम को किस में लेते हैं, हमेशा सेकंड में। ठीक है ना, सेकंड्स में काउंट करते हैं टाइम को, और सेकंड से सिंबल क्या आ गया, एस। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो टाइम से जो टी लिया है आपने, उसको आप समझिए कि हमने स्मॉल टी लिया हुआ है। ठीक है, अब देखो फोर्थ, दिस इज इलेक्ट्रिक करंट आप लोग जानते होंगे, है ना। इलेक्ट्रिक करंट आई से लिखते हैं ना, जो करंट फ्लो होता है उसको आई फॉर्मूले से हम जनरेट करते हैं। ठीक है, तो क्या हो गया ये आई। ठीक है, और इसको मेजर करने वाली यूनिट होती है, वो क्या होती है, एम्पियर। ठीक है, सिंबल हो जाएगा इसका ए। समझ में आ रही है बात। तो इलेक्ट्रिक करंट को हम आई से सिंबलाइज करते हैं, उसकी यूनिट होती है एम्पियर, और उस एम्पियर यूनिट का जो सिंबल है दैट इज ए। नेक्स्ट देखिए, आप अगर टेम्परेचर की बात करते हैं, देखो मैं लिखता हूं थर्मोडायनामिक टेम्परेचर। ठीक है, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर। अब यहाँ पे इसका भी टी है, टेम्परेचर का भी और टाइम का भी। तो टाइम वाले टी को स्मॉल और इसको ले लो कैपिटल। और टेम्परेचर जो होता है उसको किस में मेजर करते हैं बच्चों, केल्विन में। किस में करते हैं, केल्विन में, एंड सिंबल इज के। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, है ना, सिंपल है। ठीक है ना। इसको, इसके बाद देखिए सिक्स्थ है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। भाई कोई भी सब्सटेंस है उसका अमाउंट किस में मेजर करेंगे, ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो है उसकी यूनिट जो होती है, या फिर इसका सिंबल जो होता है वो तो होता है एन, और यूनिट क्या होता है, मोल, MOLE। और इसका सिंबल क्या होता है, MOL, मोल, है ना। मोल आपने सुना होगा, 1 मोल ऑफ दिस एंड दिस। ठीक है, ये सारी चीज़ें आगे चल के बहुत ही लार्ज स्केल पे आपको यूज़ होने वाली, सो डोंट बी वरी, आप एक बार समझ लीजिए। ठीक है, लास्ट देखिए हमारे पास क्या है, लाइट इंटेंसिटी। ठीक है ना, लास्ट होता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी या लाइट इंटेंसिटी। ठीक है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी या लाइट इंटेंसिटी इसको कहते हैं, और इसको हम सिंबलाइज करते हैं IV से। ठीक है, क्योंकि I से हमारा करंट भी है, IV से हम क्या करते हैं, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को करते हैं। अच्छा, इसकी यूनिट जो होगी वो क्या होती है, कैंडेला। कैंडेला इज इट्स यूनिट, और इस यूनिट का आप सिंबल अगर देखना चाहते हैं तो वो होता है CD।
आप देख पा रहे हैं या नहीं देख पा रहे हैं? लेट मी चेक। तो देखो सबसे लास्ट में हमने क्या किया, IV सिंबल से ये क्या होता है, इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है। सी दिस इज हाउ बोर्ड इज बीन एडजस्टेड, ठीक है ना। तो ये क्या है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी है बच्चों। IV इसका सिंबल हो गया, एंड इसकी जो आप देखेंगे कि भैया यूनिट क्या है इसकी, SI यूनिट क्या है, वो क्या है, कैंडेला, CD से इसको लिखते हैं, ठीक है। ये यूनिट सिस्टम समझ में आ रहा है आपको, ठीक है ना। देखो इसकी काफ़ी सारी डेफिनेशंस भी होती हैं, आप लोग ये वाली चीज़ लर्न करके रखें, बाकी चीज़ें आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएंगी, ठीक है ना। चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए, और मैं एक बार फिर से इसको थोड़ा सा आपके सामने एलेबरेट कर दूं। लेंथ, किसी भी चीज़ की लेंथ मेजरमेंट की अगर अपन बात करते हैं तो वो क्या है, L, तो लेंथ। ये जो सिंबल है ना बच्चों, ये आपको ज़्यादा देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये सब क्या है, ये इस फिजिकल क्वांटिटी का सिंबल है, ठीक है ना। आपको बार बार में यूँ नहीं बोलेगा लेंथ लेंथ, आपको बोलेगा L ऑफ द वायर इज 2 मीटर, मतलब कि वायर की लेंथ की बात हो रही है तो L से लिखेंगे, ठीक है। ये क्या है, इसकी SI यूनिट, ये सभी SI यूनिट्स हैं, ठीक है ना। मीटर किसकी है, लेंथ की। किलोग्राम किसकी है, मास की। सेकंड किसकी है, टाइम की। एम्पियर किसकी है, करंट की। केल्विन किसकी है, टेम्परेचर की। मोल किसकी है, सब्सटेंस के अमाउंट की। कैंडेला किसकी है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी की। ये सब क्या है, SI यूनिट्स हैं, और ये इनके सिंबलाइज्ड है। क्लियर है क्या बात बच्चों, ठीक है। चलो आप लोग इसको नोट डाउन कीजिए, पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए पूरी टेबल को, और इसको लर्न रखना है बच्चों, इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं, ठीक है क्या। आर यू रेडी, कैन वी गो फर्दर? चले, चलो जी। अब देखो हम बात करते हैं इस पे नेक्स्ट टॉपिक की। देखिए मास और वेट को समझते हैं। मास और वेट में डिफरेंस क्या है, कहीं कहीं पे आप लोग यूज़ करेंगे मास ऑफ द सब्सटेंस इज दिस, आप बोलेंगे वेट ऑफ द सब्सटेंस इज दिस। तो इन दोनों चीज़ों को समझना है, इनमें फ़र्क क्या है, ये चीज़ देखिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मास एंड वेट। ठीक है, देखिए दो चीज़ें हैं। एक तो देखिए आपको ऐसा बोला जाए कि भाई सोडियम जो होता है उसका मास जो है वो कितना होता है, 23 ग्राम्स होता है पर मोल। 1 मोल सोडियम आप लोगे उसका मास कितना होता है, 23 ग्राम्स ऑफ पर मोल। 1 मोल सोडियम में मास कितना होता है, 23 ग्राम्स होता है, ठीक है। ध्यान देना इस बात पे। अच्छा, अब मैं कहता हूं कि सर मैंने क्या किया, इस सोडियम को अभी मैंने अर्थ पे रखा हुआ है, ठीक है। मैंने क्या रखा है, अर्थ पे रखा है, ठीक है। तो मास कितना उसका 23 ग्राम पर मोल है। मैं कहूं कि सर मैं उसको स्पेस में लेके जाऊं जहां पे ग्रेविटेशन नहीं है, चांद पे ले गया मैं, मून पे ले गया, वहां पे ग्रेविटेशन नहीं है, एंड आई एम आस्किंग बैक कि व्हाट इज द मास ऑफ द सोडियम, तो हम क्या बोलेंगे, इट इज अगेन 23 ग्राम पर मोल, ठीक है। चलो अब आपको क्या बोला गया, यू आर हैविंग ए पीस ऑफ सोडियम। आपको क्या कहा कि आपके पास एक सोडियम का पीस है एंड विच इज हैविंग 23 ग्राम। उसका वेट क्या है, 23 ग्राम है। अर्थ पे, टेक इट टू द मून, उसको हम कहाँ ले गए, मून पे, और उसका वेट पूछेंगे तो कितना हो गया, 0 ग्राम। दिस इज वेट। अब आप समझ सकते हैं, समझ में आ रहा है। तो जैसे जैसे हमने ग्रेविटी में चेंज किया बच्चों, वैसे वैसे वेट में डिफरेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखो यहाँ पे अर्थ पे क्या होती है, ग्रेविटी बहुत ज़्यादा होती है ना, लेकिन जैसे ही आप बात करेंगे कहाँ की, मून की, तो क्या हो गया, ग्रेविटी 0 हो जाती है, इसलिए वेट भी क्या हो गया, 0 हो गया। इट मीन्स वेट इज रिलेटेड टू द ग्रेविटी बट मास इज नॉट, ठीक है। तो मास तो एक यूनिवर्सल चीज होती है, मतलब उसमें सब्सटेंस कितना है। मास ऑफ ए सब्सटेंस इज हाउ मच मैटर इज देयर, मैटर कितना लिया है आपने, वो है। हमने मैटर कितना लिया, 23 ग्राम पर मोल मैटर ले लिया सोडियम, बस वो मास है। लेकिन वेट क्या है, आप किस ग्रेविटी पे बात कर रहे हैं, मतलब कि वेट क्या है, उस सब्सटेंस के ऊपर ग्रेविटी ने कितना फोर्स लगाया हुआ है।
आप लोग भी जैसे आप लिफ्ट में बैठते हैं तो आपको ऐसे हल्का फील होता है, जैसे लिफ्ट चलती है तो आपको बहुत ही लाइट फील होता है, वहाँ ग्रेविटी में चेंज आ रहा है। आप सुनते हैं, देखते हैं वीडियो वगैरह में कि एस्ट्रोनॉट्स जो स्पेस में चले जाते हैं वो अपने स्पेस क्राफ्ट में ऐसे तैरते रहते हैं, हवा के अंदर तैरते रहते हैं, बिकॉज दोज आर वेटलेस, उनका वेट खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ ग्रेविटी नहीं है। तो वेट है क्या चीज़? आई एम जस्ट डिफाइनिंग द डेफिनेशंस ऑफ मास एंड वेट। ध्यान देना बच्चों, mass is the quantity of substance which is taken। आपने सब्सटेंस की कितनी क्वांटिटी ले रखी है वो मास है। इट डोंट बी अफेक्टेड बाय ग्रेविटी। बहुत ही सिंपली ध्यान देना कि मास जो होता है इट्स नॉट अफेक्टेड बाय द ग्रेविटी, वेयर एज यू टॉक अबाउट द वेट। तो वेट क्या है? वेट इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी का फोर्स है exerted onto the मैटर। जिस भी मैटर के वेट की बात कर रहे हैं ना बच्चों आप, उस मैटर पे ग्रेविटी कितनी लग रही है, ग्रेविटी ने कितना फोर्स लगाया हुआ है, वो उसका वेट है। इट डिपेंड्स ऑन ग्रेविटी। ठीक है? इफ ग्रेविटी इज जीरो तो क्या होगा? देन all the objects will be same in weight, which is जीरो। समझ में आई क्या बात बच्चों? होपफुली आप लोग इस चीज को समझ चुके होंगे एंड आई एम नॉट टू बी वरीड टू जस्ट एक्सप्लेन इट फर्दर। समझ में आ गई बात? तो वेट का मतलब है आप ग्रेविटी किस टाइप की वहां पे काम कर रही है। ग्रेविटी अगर खत्म हो जाएगी तो आपका वेट भी खत्म हो जाएगा, मतलब वेट उसमें नहीं रहेगा। इट इज फुल्ली डिपेंडेंट ऑन द ग्रेविटी। ठीक है? चलिए देखो, नेक्स्ट मैं बात करता हूं वॉल्यूम की। वॉल्यूम होता क्या है? देखो, वॉल्यूम आप किस किस के लिए लिखते हैं? गैस के लिए लिखते हैं, लिक्विड के लिए लिखते हैं, इनके लिए वॉल्यूम की बात करते हैं ना आप। तो वॉल्यूम क्या होता है? इट इज ए लेंथ क्यूब। ध्यान देना बच्चों, इट इज ए लेंथ क्यूब। उस जितना भी आपके पास सिस्टम है उसकी लेंथ का क्यूब ही क्या होता है? वॉल्यूम होता है। SI यूनिट। SI यूनिट कैसे हो जाएगी इसकी बच्चों? लेंथ की क्या थी? मीटर। तो वॉल्यूम की SI यूनिट क्या हो गई बच्चों? ध्यान देना, मीटर क्यूब हो गई ना। अब तो आप वॉल्यूम बोलेंगे कि सर फिर वॉल्यूम तो हमने ऐसा यूनिट सिस्टम में पढ़ा ही नहीं था, वहां तो लेंथ की थी मीटर। तो हाँ बच्चों सही कह रहे हो, वहां हमने क्या कहा था? बेसिक फिजिकल क्वांटिटी में आता है लेंथ जिसकी मीटर हमने ऐसा यूनिट बोली थी, वॉल्यूम नहीं आता। वॉल्यूम इज व्हाट? इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द बेसिक क्वांटिटी। लेंथ जो आपके पास बेसिक फिजिकल क्वांटिटी थी उससे हमने वॉल्यूम को डिराइव किया है। और लेंथ के एसआई सिस्टम में यूनिट क्या थी? मीटर। तो लेंथ का क्यूब मतलब मीटर क्यूब। इट इज फॉर द वॉल्यूम। क्लियर है? जनरली वी यूज लीटर फॉर वॉल्यूम के लिए जनरली क्या यूज करते हैं? लीटर। 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है? अगर 1 लीटर की बात हो रही है, इसका मतलब वो क्या कहते हैं उसको? 1000 सेंटीमीटर क्यूब। हमने ये क्यों लिखा है? ताकि हम इस यूनिट सिस्टम में आ जाए, लेंथ के क्यूब में आ जाए। लीटर को लेंथ के क्यूब में ले लिया है ना। लेंथ की यूनिट होती है सेंटीमीटर भी, ठीक है ना। इट इज 1000 ml। समझ में आया क्या वॉल्यूम? समझ में आया क्या वॉल्यूम? यस, वेरी गुड। अब देखो नेक्स्ट, ये भी सब क्या है? ये भी डिराइव्ड यूनिट्स है बच्चों, ध्यान देना, ये भी डिराइव्ड यूनिट्स हैं।
ठीक है, क्योंकि मास तो आपका वो यूनिट हो ही जाएगा, ऐसा यूनिट सिस्टम है किलोग्राम के अंदर, वेट भी क्या आ जाएगा, किलोग्राम के अंदर ही आ जाएगा। ठीक है, चलो इसके बाद देखिए हम बात करते हैं डेंसिटी की। नाउ वी टॉक अबाउट द डेंसिटी नेक्स्ट। ये भी सब क्या है बच्चों, ये भी सब फिजिकल क्वांटिटीज ही हैं, लेकिन बेसिक्स फिजिकल क्वांटिटी नहीं है जो हमने किस में बात की थी, जो हमने ऐसा यूनिट सिस्टम में बात की थी, वो बेसिक नहीं है ये। ठीक है ना, ये सब क्या है, उन बेसिक क्वांटिटीज से डेराइव्ड क्वांटिटीज ही होती हैं। ठीक है क्या बच्चों, चलो तो देखो डेंसिटी होती क्या है। फर्स्टली वी जस्ट टॉक अबाउट इट कि डेंसिटी क्या है। देखो इसको लिखते हैं डी से। डेंसिटी इज द मास ऑफ सब्सटेंस, द मास ऑफ सब्सटेंस, उस सब्सटेंस का कितना मास है, द मास ऑफ सब्सटेंस 2 ग्राम 5 ग्राम 10 ग्राम, ठीक है, 1 किलोग्राम, वॉट एवर। डेंसिटी इज द मास ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ इट। क्या समझ में आया बच्चों, जब सब्सटेंस का आपने यूनिट वॉल्यूम लिया हुआ है, जैसे मान लीजिए 1 मीटर क्यूब ले लिया, 1 सेंटीमीटर क्यूब ले लिया, 1 लीटर ले लिया, ठीक है, तो जब भी आपने क्या किया, यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस लिया, तो उसमें उसका जो भी मास आएगा वही क्या उसकी डेंसिटी है, द मास ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन यूनिट वॉल्यूम। तो देखो D इज इक्वल्स टू मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस। अब बच्चों ध्यान दो, इफ वॉल्यूम इक्वल्स टू यूनिट, क्या है बच्चों, वॉल्यूम इज यूनिट, यहां लिखा है मैंने कि भैया उस सब्सटेंस का मास जो उसके यूनिट वॉल्यूम में प्रेजेंट है उसी को डेंसिटी बोल रहे हैं। तो किस में प्रेजेंट है, यूनिट वॉल्यूम में, तो मैं वॉल्यूम को क्या कर रहा हूं, यूनिट कर रहा हूं, 1 कर रहा हूं, देन D विल बी इक्वल्स टू मास ऑफ सब्सटेंस। बोलो बच्चों ये बात समझ में आती है क्या, क्योंकि वॉल्यूम तो मैंने 1 कर दिया ना, तो देखो अब डेंसिटी किसके बराबर हो गई, उस सब्सटेंस की मास के बराबर हो गई। यही तो हम बात लिख रहे हैं कि भैया डेंसिटी क्या है, उस सब्सटेंस का मास ही डेंसिटी है, कब, जब प्रेजेंट इन यूनिट वॉल्यूम, एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर प्रेजेंट होना चाहिए। तो जैसे मैंने यहां 1 किया, ये दोनों बराबर हो गए, यही तो डेफिनेशन है, समझ में आ रही है ना बात। सो दिस इज द वे ऑफ D। ये ध्यान रखना बच्चों, ये किसके साथ है, D इक्वल्स टू मास ऑफ सब्सटेंस किसके साथ है, जब वॉल्यूम यूनिट हो, लेकिन यूनिट नहीं हो तो आपके पास ये फॉर्मूला है। देखो मास ऑफ सब्सटेंस का आपके पास में क्या था बच्चों, ऐसा यूनिट सिस्टम क्या था, किलोग्राम, केजी, और वॉल्यूम का क्या था, अभी अभी हमने वहां लिखा है मीटर क्यूब, इजंट इट, इजंट इट, यही तो होता है डेंसिटी। ठीक है, और आप जानते हैं कि अगर आप मीटर को ऊपर ले जाएंगे तो वो इनवर्स में आ जाए, किलोग्राम मीटर क्यूब इनवर्स। दिस इज द वे हाउ वी आर जनरेटिंग देयर ऐसा यूनिट, ये इसका ऐसा यूनिट है, लेकिन ये कहीं पे अभी हमने उस टेबल में नहीं देखा था। तो वो क्या थी, बेसिक फिजिकल क्वांटिटी की थी। ये हमारा बेसिक फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, ये हमने डेराइव किया है बेसिक फिजिकल क्वांटिटी मास और वॉल्यूम से। ठीक है क्या, मास से वॉल्यूम तो खुद एक डेराइव्ड क्वांटिटी है। आर यू गेटिंग द पॉइंट, बहुत ही सिंपल बात कह रहा हूं। ठीक है, चलो आगे बढ़े। क्या बच्चों, डेंसिटी आपको अगर पूछता है तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, और कहीं कहीं पे आप ये कह सकते हैं कि भाई सर डेंसिटी तो हमने तो देखी थी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब देखी थी सर हमने, तो कोई दिक्कत नहीं बच्चों, ये क्या है, बड़ी क्वांटिटी है। तो साइंटिस्ट या केमिस्ट जो होते हैं इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में किलोग्राम ऑफ द सब्सटेंस एक्सपेरिमेंट में काम थोड़ी लेते हैं, वो तो माइन्यूट सा लेते हैं, ग्राम्स ऑफ द सब्सटेंस, इसलिए वो छोटी यूनिट को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आप पेट्रोल पंप पे देखेंगे ना, जो पेट्रोल पंप की मशीन होती है ना बच्चों, ये मशीन है, इस पे ये तो मेन मीटर होता है उसका, जहाँ पे आप चेक करते हैं कितना डाला है पेट्रोल, ये यहाँ पे गेज होते हैं, मीटर होते हैं, यहाँ पे प्राइस लिखी हुई रहती है, और यहाँ पे डेंसिटी आती है। आप देखना, आप देखेंगे कि पेट्रोल की डेंसिटी 950 के आसपास होती है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, लेकिन किसी किसी पेट्रोल पंप पे आप देखेंगे 0.9, ये क्या आ जाएगी अब, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ऐसे हो जाएगी। इसका मतलब क्या है, डेंसिटी का मतलब क्या है, ध्यान देना बच्चों, ध्यान देना। इसका मतलब क्या है कि किसी भी सब्सटेंस का किलोग्राम कितना है, 0.9, किसमें,
पर मीटर क्यूब, और मीटर क्यूब का मतलब क्या है बच्चों, मीटर क्यूब का मतलब क्या है 1 लीटर, ठीक है, मीटर क्यूब का मतलब क्या है 1 लीटर। तो 1 लीटर आप उस पेट्रोल का लेंगे तो उसमें मास कितना आएगा उसका 0.9 किलोग्राम आएगा, तो 1 किलोग्राम भी नहीं होगा, ठीक है। तो जिनकी डेंसिटी बच्चों 1 से ज़्यादा है उनके 1 लीटर में कितना मास आएगा, 1 से ज़्यादा आएगा। ध्यान देना इस बात पे। देखो डेंसिटी ऑफ ऑयल, जैसे सरसों का तेल होता है उसकी डेंसिटी 1 से ज़्यादा होती है, वाटर की डेंसिटी 1 होती है, ठीक है। मिल्क की डेंसिटी कितनी होती है, 1 होती है, या 1 से थोड़ी सी ज़्यादा रहती है, ठीक है। चलो मैं बात करता हूँ ऑयल, डेंसिटी ऑफ ऑयल की मैं बात करता हूं, इट इज जस्ट ग्रेटर देन 1, डेंसिटी ऑफ वाटर इट इज इक्वल्स टू 1 जनरली एट द रूम टेम्परेचर, ठीक है। अब देखो बच्चों बताओ ऑयल फ्लोट करता है कि नहीं करता है वाटर के ऊपर, करता है क्या, ऑयल वाटर के ऊपर क्या करता है, फ्लोट करता है। इसका मतलब क्या है कि ऑयल जो है, जो भी ऑयल वाटर के ऊपर फ्लोट कर रहा है उसकी डेंसिटी क्या है। आप ये चेक करें कि भाई अगर ऐसा केस है बच्चों, अगर डेंसिटी किसी भी ऑयल की ज़्यादा है 1 से वाटर से, तो वो फ्लोट नहीं करेगा, डोंट फ्लोट। और अगर वो क्या है लेस देन 1 है, वाटर से कम है, तो वो फ्लोट करने लगेगा। क्योंकि आप देखें मैंने क्या किया, 1 लीटर मीटर क्यूब है तो 1 लीटर वाटर लिया और 1 लीटर ऑयल लिया। अगर डेंसिटी 1 है इसका मतलब 1 किलोग्राम पर लीटर हो गया, है ना, 1 लीटर में 1 किलोग्राम आ रहा है, और जिसकी डेंसिटी 1 किलोग्राम से कम है 0.9 है तो 0.9 किलोग्राम पर लीटर है। तो आप ये बोलेंगे कि सर 1 लीटर में वजन कम जिसका है वो क्या करेगा, ज़्यादा वाले के ऊपर फ्लोट करेगा। तो डेंसिटी अगर वाटर से कम है तो वो फ्लोट करेगा, और नहीं है तो वो फ्लोट नहीं करेगा, नीचे चला जाएगा वाटर के। दिस इज ऑल अबाउट द डेंसिटी यू कैन बी सीन, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब आगे अपन बात करते हैं टेम्परेचर की। बच्चों ध्यान देना, टेम्परेचर जो है आपने इसको बेसिक यूनिट सिस्टम में भी पढ़ा है और हम इसके अंदर भी बात करेंगे कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। देखो टेम्परेचर बहुत ही सिंपल है, इसके 3 यूनिट्स होती हैं। उसके अंदर बेसिक यूनिट केल्विन आप पढ़ चुके हैं, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर की बेसिक यूनिट सिस्टम में आपने क्या पढ़ा था, केल्विन पढ़ा था, ठीक है क्या। देखो केल्विन तो होता है, इसके आगे देखते हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर जो है आप उसके अंदर बात करेंगे कि भैया मेजरमेंट, जनरल मेजरमेंट स्केल इसकी क्या होती है बच्चों, डिग्री सेंटीग्रेड होती है कि नहीं होती है, होती है ना बच्चों, डिग्री सेंटीग्रेड, ऐसे ही तो लिखते हैं, ठीक है। बट एसआई यूनिट क्या होती है इसकी, पढ़ा था हमने इसको बेसिक क्वांटिटी के अंदर, क्या होती है, केल्विन, क्या होती है, केल्विन, के से इसको लिखते हैं, ठीक है। अनदर यूनिट इज व्हाट, क्या होती है, एक फारेनहाइट, ये भी होता है, एक फारेनहाइट भी होती है। तो टेम्परेचर की ये 3 यूनिट्स होती हैं, और बच्चों मैं आपको इन्हें आपस में चेंज करना बता रहा हूँ, उससे आप किसी भी यूनिट सिस्टम को किस में भी चेंज कर सकते हैं। देखो एक है हमारे पास डिग्री सेंटीग्रेड, दिस इज द डिग्री सेंटीग्रेड। ये अगर आप इसको केल्विन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो जो आपको केल्विन गिवन है, एक मिनट, केल्विन के इज इक्वल्स टू डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273.15। देखो बच्चों आपको बोला गया यू हैव 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, चेंज इट इन केल्विन। इसको क्या करना है, केल्विन में कन्वर्ट करना है। तो आपने क्या कहा कि भैया केल्विन इक्वल्स टू क्या होता है, के इक्वल्स टू डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273.15 होता है। डिग्री सेंटीग्रेड आपको 50 दिया हुआ है, 273.15 हो गया, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये इसमें एड ऑन हो जाएगा
नाउ इट इज केल्विन। सिंपल, समझ में आने वाली बात है ना। और देखो इसके साथ साथ में मैं लिख देता हूं 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू 273.15 केल्विन होता है। ठीक है, इसीलिए जितना ज़्यादा हमने ये बढ़ाया, 0 से 50 हो गया, तो हमने इतना उसके अंदर ऐड ऑन कर दिया 50 के अंदर, तो ये क्या हो गया, केल्विन में कन्वर्ट हो गया। ओके, अब एक हमारे पास ये फारेनहाइट और है, तो डिग्री सेल्सियस और फारेनहाइट में क्या कन्वर्जन होता है, देखो फारेनहाइट F, ये क्या होता है, इसका एक जनरल फॉर्मूला है, वो आप फॉर्मूला याद रखेंगे। वो फॉर्मूला क्या होता है, देखिए 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32, 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। एग्जाम्पल, फारेनहाइट कितना है, टेम्परेचर कितना है, देखो 5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 5 डिग्री सेल्सियस, इसको फारेनहाइट में चेंज करेंगे तो F इक्वल्स टू 9/5 इंटू C कितना है, 5 डिग्री सेल्सियस दे रखा है, प्लस 32 कितना हो गया 9। ठीक है, 9 प्लस 32 कितना हो जाएगा, 41 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो फारेनहाइट को, सॉरी डिग्री सेल्सियस था ना, उसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, फारेनहाइट में कन्वर्ट कर दिया, 41 हो गया। ठीक है, तो ऐसे करके आप इंटरचेंज कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे आप इस डिग्री सेल्सियस को आपने केल्विन में चेंज किया है, आपको देखो गिवन क्या दे रहा है, टेम्परेचर इक्वल्स टू दे दिया 100 केल्विन। ठीक है ना, तो डिग्री सेल्सियस में क्या हो जाएगा, अगर केल्विन निकालने के लिए 273 ऐड कर रहे थे, तो अब क्या कर देंगे, 273.15 को माइनस कर देंगे ना केल्विन में से, तो कितना आ गया, -173.15 डिग्री सेल्सियस आ गया कि नहीं आया बच्चों। ठीक है ना, तो आप ये इंटर कन्वर्जन कर सकते हैं बहुत सिंपली। यहाँ से आपने क्या किया, डिग्री सेल्सियस को फारेनहाइट में चेंज किया ये फॉर्मूले से, तो आप फारेनहाइट अगर आपके पास में, तो आप डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या, बताओ कर सकते हैं क्या। इसी में देखो मैं 32 को इधर ले आऊँ माइनस में, तो फारेनहाइट 32 माइनस कर दिया इक्वल्स टू 9/5 डिग्री सेल्सियस है, मल्टीप्लाई में है, इसको नीचे ले आऊंगा, नीचे लाऊंगा तो ये कन्वर्ट होकर के ऊपर चला जाएगा, तो 5/9 इंटू फारेनहाइट माइनस 32, दिस इज डिग्री सेल्सियस। ये लो हमारे पास दोनों के फॉर्मूले हो गए, डिग्री सेल्सियस से फारेनहाइट के लिए ये, और फारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस के लिए ये। ठीक है, केल्विन से डिग्री सेल्सियस को आपने केल्विन में कन्वर्ट किया, और यहाँ पे केल्विन को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कर दिया। सो दिस इज द ऑल अबाउट टेम्परेचर विच कैन बी यूजिंग इन एनी काइंड ऑफ द यूनिट सिस्टम। उसको आप कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, किसी भी यूनिट सिस्टम में यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलें आगे, समझ में आया होगा, होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। ये छोटी छोटी बेसिक बातें हैं जो आपको आगे फेस करनी पड़ेंगी, जैसे जैसे आप इसमें आगे बढ़ते जाएंगे साइंस केमिस्ट्री के अंदर, देन यू विल बी फेसिंग मोर ओवर दीज थिंग्स, और ये बेसिक चीज़ें आपके काम में आने वाली है। अब देखिए क्या होता है, एक आता है हमारे पास अनसर्टेनिटी ऑफ मेजरमेंट। ठीक है, उसके बारे में थोड़ा बाद में बात करेंगे। हम बात करते हैं एक साइंटिफिक नोटेशन, होता क्या है। ठीक है, देखो बच्चों, साइंटिफिक नोटेशन, साइंटिफिक नोटेशन का मतलब होता क्या है, थोड़ा सा आपको एक चीज समझनी पड़ेगी। देखो मैं एक एग्जांपल लेकर के बात करता हूं, जैसे मैंने लिखा 0.0027। ठीक है, इसी चीज को मैं कैसे लिख सकता हूं, ध्यान देना, इस अगर पॉइंट को मैं हटाता हूं, इस पॉइंट को हटाता हूं, तो 0.0027 था, इस पॉइंट को मैंने हटा दिया, 1 लग गया। ठीक है, अब 0 0 1 2 3 छोड़ करके पॉइंट लगा दूं तो क्या हो गया, ये 2.7। इसी चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं बच्चों, बताओ। ठीक है, और अगर मैं ऐसे लिख सकता हूं तो आपको मालूम है कि
ये जो चीज़ होती है इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर 3 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2.7 डिवाइडेड बाई 10 पावर 3, और इस 10 की पावर 3 को ऊपर लेके जाऊंगा तो ये क्या हो जाता है, माइनस में हो जाता है ना। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। ये जो कन्वर्जन है ये आप लोगों को समझ में आना चाहिए। ठीक है क्या, ये कन्वर्जन जो है आपको समझ में आना चाहिए, और इस कन्वर्जन को आप देखेंगे तो यही वाली चीज जो है साइंटिफिक नोटेशन होती है। ये जो कन्वर्जन किया है ना बच्चों, यही क्या है, साइंटिफिक नोटेशन है। ठीक है, चलो अब देखो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं क्या, डिफाइन कर सकते हैं क्या। मान लीजिए ये वैल्यू क्या है मेरे पास, इसको मैं ले लेता हूं n। ठीक है, इसको मैंने ले लिया n मल्टीप्लाई बाई 10, इसकी पावर क्या है, कुछ ना कुछ आएगी। यहाँ पे तो मैंने क्या किया था, 3 डिजिट, यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे किसका आया है इस पॉइंट को, तो यहाँ पे 10 की पावर 3 आ गया था। ठीक है, इसलिए ये n जो है वो डिपेंड करेगा आपकी इक्वेशन पे। तो ये फॉर्मूला निकल के आ रहा है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, द exponential notation of a number as n into 10 raised to power n is scientific notation। समझ में आ रही है क्या बात। तो साइंटिफिक नोटेशन क्या है, किसी भी नंबर का एक्सपोनेंशियल नोटेशन। एक्सपोनेंशियल क्या होता है, 10 की पावर में अपन बात करने लगे है ना, उसी को हम क्या कहते हैं, एक्सपोनेंशियल नोटेशन बोलते हैं ना। तो उस किसी भी नंबर के एक्सपोनेंशियल नोटेशन को अगर अपन ऐसे बना दें, n इंटू 10 रेज़्ड टू पावर n कर दें, तो उसी को हम क्या कहते हैं, साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। देखो बच्चों एग्जांपल 0.00016, ये आपके पास एक नंबर है, इसका कन्वर्जन देखिए कैसे करूंगा। मैं इस पॉइंट को हटाऊंगा तो नीचे क्या आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा बताइए, यहाँ आ गया 0.00016 डिवाइडेड बाय, इस पॉइंट को अगर मैंने हटा दिया तो पॉइंट की जगह तो आ गया 1, कितने डिजिट है 1 2 3 4 5, 10 रेज़्ड टू पावर 5। ठीक है, इसको आप ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो गया, अब मैं 16 कर दूं, 16 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर -5, ये हो गया। इसी को अब देखो, ये तो क्या हो गया आपका n, ये हो गया 10 और इसकी पावर 5 होगी, क्योंकि ये दोनों वेरी करेंगे, ये दोनों वेरी कर सकते हैं। देखो कैसे, इसी को मैं कैसे लिख सकता हूं कि इसको मैंने इस पॉइंट को यहां ना ले जा करके मैं यहां ले आऊं, ध्यान देना। तो 0.0001, ठीक है, यहां से यहां ले गया, मैं यहां से हटा रहा हूं, ये लीजिए। कितनी डिजिट है, कितनी डिजिट खिसका, ये मैंने 1 2 3 4 यहाँ पे है ना। देखो तो मैंने अगर 4 डिजिट खिसकाई है तो क्या हो गया, यहाँ तो इसका तो आ जाएगा 1 1 2 3 4, यहाँ ले आया ना मैं, तो इसका आ गया 4, तो 10 बेस पावर 4। ठीक है, अब देखो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, आगे के जीरो वो तो हटा देता हूँ मैं, है ना। तो 1.6 डिवाइडेड बाई 10 रेज़्ड टू पावर 4, इसको ऊपर ले आऊँगा तो 1.6 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर -4। दिस इज द साइंटिफिक नोटेशन। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों ही सही है। तो ये होता है साइंटिफिक नोटेशन। अच्छा बच्चों, साइंटिफिक नोटेशन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, ये आप जरा सोच के देखिए कि क्यों इसके पीछे पड़े हुए हो भाई, हैं इसके पीछे हम क्यों पड़े हुए हैं। तो आप वो चीज़ सोचें कि भाई ऐसा इस वजह से है क्योंकि साइंटिस्ट जो होते हैं उनके जो मेज़रमेंट होते हैं उसमें एक्यूरेसी बिल्कुल सही होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर उसमें थोड़ा सा भी वेरिएशन आता है तो रिजल्ट में बहुत फ़र्क पड़ता है, इसलिए वो लोग क्या करते हैं, ऐसा फिक्स नोटेशन यूज़ करते हैं, साइंटिफिक नोटेशन। आगे चल के हम अनसर्टेनिटी इन द मेज़रमेंट की हम बात करेंगे आगे चल के, अभी आप साइंटिफिक नोटेशन यहाँ तक समझ लीजिए। ठीक है, अब देखो आगे अपन अगर बात करते हैं जैसे साइंटिफिक नोटेशन, एक और एग्जांपल मैं ले लूँ, मैंने ले लिया 232.508, ये मैंने ले लिया। ठीक है, ये है। अब देखो अगर मैं करता हूं कि भैया इस पॉइंट को इधर खिसकाता हूं, अगर मैं नंबर्स को बड़ा कर रहा हूं, लार्ज क्वांटिटी कर रहा हूं, तो 10 की पावर का डिवाइड करना है। ठीक है, और अगर मैं उनको छोटा कर रहा हूं तो 10 की पावर से मल्टीप्लाई करना है। ध्यान देना,
इसको अगर मैं इधर खिसकाता हूँ, 2 पॉइंट इधर खिसका दूँ, यहाँ और यहाँ, ये 2 खिसका और यहाँ, तो ये 232 232.508 था ना, इसको अगर मैं यहाँ पॉइंट लगाऊंगा तो 2.32508 हो जाएगा। क्वांटिटी छोटी हो जाएगी तो मुझे 10 की पावर का क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2.32508 और कितना किसका है मैंने 1 2, तो मैंने क्या कर दिया 10 टू पावर 2 से मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। या फिर मैं इसको बड़ा करता हूं, देखो ये 232 है, अभी मैं इस पॉइंट को आगे खिसकाऊंगा तो 2000 हो जाएगा, वो 2325 हो जाएगा, बढ़ जाएगी ना। देखो कैसे 232 यहाँ पे पॉइंट था, मैंने इसको आगे खिसका दिया, ऐसे कर दिया, तो ये 200 से 2000 हो गया। तो क्वांटिटी बढ़ गई है ना बच्चों, और क्वांटिटी अगर बढ़ गई है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, किससे, 10 की पावर से। कितनी यूनिट खिसकाई है मैंने, 1, तो 1 से मैंने क्या कर दिया डिवाइड, इसको आप ऊपर ले जाओगे तो 2325.08 ऊपर ले गए तो माइनस, दोनों ही सेम है बच्चों। दिस इज द साइंटिफिक नोटेशन, ये दोनों क्या है, साइंटिफिक नोटेशन है। समझ में आ रहा है क्या आप लोगों को, है ना, बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अच्छा देखो बच्चों, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कैसे करते हैं इनका, ये आप लोग जानते होंगे। क्या जानते हैं बताओ, साइंटिफिक नोटेशन अगर है किसी चीज़ का तो आप उसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन और ये सब चीज़ें कैसे कर सकते हैं। देखो देखो, मल्टीप्लिकेशन अगर आपके पास में लिखा है 5 × 10⁻² मल्टीप्लाइड बाय 5 × 10⁻6, ठीक है। तो देखो क्या होता है, मल्टीप्लाई करते हैं ऐसे, तो जब भी 10 की पावर कोई चीज है और उनका बेस सेम है, देखो 10 पावर 2 है और ये 10 पावर 6 है, दोनों का बेस क्या है 10 10 है, तो जब भी इनका बेस क्या होता है सेम होता है तो उनकी पावर क्या होती है, ऐड हो जाती है। और इनका जो ये n है इसको तो क्या करना है मल्टीप्लाई, तो 5 × 5 कर दिया, ठीक है, इनटू इन दोनों के क्या कर देंगे, बेस सेम है तो पावर को ऐड कर दिया। ये देखिए ये 25 हो गया, 25 × 10 की पावर कितनी हो गई, 6 + 2 6 + 2 कितना हो गया 8। इन दोनों का मल्टीपल ये है। समझ में आ रही है क्या बात आपको। देखो जैसे डिवीजन कैसे करते हैं, मान लीजिए 25 × 10⁵ है, डिवाइड करना है किससे इसको, 5 × 10⁻³ से। तो जब भी सब्ट्रैक्शन के मल्टीपल के अंदर बेस सेम था तो आपने पावर ऐड किया, अगर डिवीजन में बेस सेम है तो आप क्या करेंगे, पावर्स को माइनस कर देंगे। तो देखिए 25 / 5 × बेस 10 5 - 3, इन दोनों पावर्स को माइनस कर दिया, तो फाइनली हमारे पास क्या आ गया 5 × 10⁻²। समझ में आ रही है क्या बात, है ना, सिंपल है। एडिशन देखो, एडिशन, इसी का एडिशन करता हूं मैं। तो जब भी बच्चों क्या हो, किसी भी साइंटिफिक नोटेशन का एडिशन हो तो क्या होता है, ये जो आपके भाई जो सिंपल आगे के लेटर्स हैं वो तो क्या होंगे, सिंपली जुड़ जाएंगे, ठीक है ना, सिंपली जुड़ सकते हैं ये तो। लेकिन जो आपका 10 की पावर है उसको आप क्या कर सकते हैं, पहले तो कॉमन बना ले, सेम बना सकते हैं, ठीक है ना भाई। आप इसके एडिशन के अंदर सिंपली उसको सेम बना लो पावर को और उसको कॉमन कर दो, ठीक है, फिर उसको आप कॉमन ले सकते हैं। देखो यहाँ पे अच्छा ये क्या है, थोड़ा सा हमारे पास क्वेश्चन थोड़ा सा अलग हो गया है, पावर यहाँ पे सेम करेंगे आपको थोड़ा समझ में नहीं आएगा, थोड़ा सा इसको और सिंपल करता हूँ बच्चों। देखो 2.87 × 10⁻² प्लस 32.12 × 10⁻1। अब देखो बच्चों यहाँ पे दोनों को सेम करना है, इन दोनों को सेम करना मतलब इसको 1 बढ़ाना है। और जब हमने कहा कि भाई आपने अगर नंबर को छोटा किया है, देखो यहाँ पे 232 से क्या हो गया 2.32 हो गया, तो 10 की पावर से मल्टीप्लाई किया था, तो हमें ये बढ़ाना है, तो मैं क्या करूँ, इस नंबर को छोटा कर दूँ। तो क्या हो सकता है, ये 2.87 × 10⁻² प्लस इसको मैं छोटा कर दूँ, 1 पॉइंट इधर किसका दूँ, तो 3.212 × 10⁻² हो गया क्या। अब दोनों में से 10 पावर सेम है, इसको कॉमन ले लो और इन दोनों को क्या कर दो, जोड़ दो, तो 2.87 और ये जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा बच्चों, देखो
2, 7 + 1 8, 8 + 2 0, 1 3 3 6, 6.082 इंटू ये दोनों क्या आ जाएंगे, कॉमन आ जाएंगे, तो क्या हो गया, ये लीजिए, दिस इज द वे, ये आंसर हो गया। सब्ट्रैक्शन में भी ऐसे ही करना है आपको, इनको सेम बना करके इनको तो क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है और ये कॉमन ले लेना है। बच्चों समझ में आया क्या? दिस इज एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ऑफ द साइंटिफिक नोटेशंस। इसके बाद में हम मेजरमेंट के अंदर क्या अनसर्टेनिटी आती है ना, क्या होता है उसको समझेंगे, एक्यूरेसी, प्रेसिजन, सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड द केमिकल लॉज हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। आपने वीडियो देखा, सेव करके आप इसको पढ़ें, पॉज करके लिखें, नोट्स बनाएं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, होप यू आर गेटिंग वेरी मच स्टडीज, वेरी मच कॉन्टैक्ट विद द वीडियोस। ओके, थैंक यू वेरी मच।